Hi everyone. Today's topic is AIDS, कैंसर एंड एलर्जी. ठीक है, तो ये तीन टॉपिक हैं आज जो हम कवर कर रहे हैं. Right, in the previous video we had talked about communicable diseases, which are also called the infectious disease, in which we have seen the diseases which are transmitted through the pathogens, and there are vectors who carry the diseases like the bacterial disease, viral disease, fungus disease, nematodes, and protozoals also. Okay, so let's move on to today's topic, that is AIDS, cancer and allergy. तो पहले हम एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? एड्स जो है इन्फेक्शियस डिजीज है, and its full form is acquired immunodeficiency syndrome. ओके, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. सिंड्रोम क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. तो जब भी किसी भी पर्सन को एड्स हो जाता है, तो दैट पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है दैट विल बिकम वेरी वेरी वीक. बहुत ही कमजोर हो जाता है, तो उसको बहुत ही आसानी से छोटी छोटी बीमारियां उसको हो जाती हैं. तो बहुत सारी बीमारियां जो जो सिम्टम्स हैं वो नजर आने लग जाते हैं. तो दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंड्रोम, बिकॉज बहुत सारे सिम्टम्स, इसमें बहुत सारी बीमारियों के सिम्टम्स नजर आने लग जाएंगे. And this AIDS is caused by the virus called human immunodeficiency virus. ठीक है, तो ह्यूमन HIV से होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. फुल फॉर्म है इसकी. जो HIV का वायरस है, इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी कॉल्ड रेट्रोवायरस. ठीक है, रेट्रोवायरस की जो कैटेगरी है उसको बिलोंग करता है HIV. राइट. अब रेट्रोवायरस क्यों कहा जाता है? देखो, रेट्रोवायरस में बहुत सारे वायरसेस आते हैं जिनका आरएनए वायरस, मतलब उसमें आरएनए होता है, लेकिन वो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, तो वो डीएनए जाता है जीनोम में हमारे. ओके, सो एनी ऑफ अ ग्रुप ऑफ आरएनए वायरस, ठीक है तो वो आरएनए वायरस विच इंसर्ट डीएनए कॉपी, लेकिन वो इंसर्ट क्या कर रहे हैं हमारे जीनोम में? डीएनए बना के इंसर्ट कर रहा है. तो आरएनए से डीएनए बनता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ओके, अभी तक हमने पढ़ा कि डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. नाउ हियर यू विल सी दैट आरएनए से डीएनए बनता है. जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, तो ये है, इसीलिए इसको रेट्रोवायरस बोलते हैं, बिकॉज इट इज हैविंग आरएनए बट इट इंसर्ट डीएनए. नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए वायरस. तो आप देख सकते हैं बाहर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है. ये आप जो देख रहे हैं ये सब ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, लगी हुई है इसमें, है ना. तो ये तो हो गया वायरस का एनवलप, ये वायरस का एनवलप हो गया बाहर की तरफ. और अंदर आप देख रहे हैं सर्कल सर्कल्स में, ये क्या है? कैप्सिड्स है. कैप्सिड मतलब ये प्रोटीन्स ही है. प्रोटीन्स की सेम यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको हम कैप्सिड बोलते हैं. और इसमें अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो है आरएनए. okay, RNA is the genetic material, and there is reverse transcriptase enzyme also, which helps in the conversion of RNA into DNA. Is it clear? Now we will see that how do you get HIV. HIV कैसे फैलता है? पहले तो ये जो है फ्लूइड से फैलता है, बॉडी की फ्लूइड से. ठीक है, जैसे कि ब्लड हुआ, सीमेन हुआ, रेक्टल फ्लूइड्स हुए, वेजाइनल फ्लूइड्स हुए,
या ब्रेस्ट मिल्क। तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे फ्लूइड्स है, बॉडी के फ्लूइड से जो है HIV फैलता है। अब नाउ लेट्स सी द these are the points which are given in your NCERT. So first point is sexual contact with infected person. तो अगर किसी पर्सन को एड्स है, अगर आप उससे सेक्सुअल कांटेक्ट करेंगे तो there are chances that you may also get that disease. Second is by transfusion of contaminated blood and blood products. किसी को ब्लड या ब्लड के प्रोडक्ट्स जैसे कोई सेल्स वगैरह चढ़ा दी जाए, है ना, प्लेटलेट्स या WBC, तो ब्लड चढ़ा दिया जाए, ट्रांसफ्यूजन मतलब कंटामिनेटेड ब्लड है HIV से, वो चढ़ा दिया जाए किसी हेल्थ पर्सन में, तो ये जो है वायरस फैल जाता है। देन बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग्स एब्यूजर। तो अभी क्या होता है, बहुत सारे ड्रग्स जो होते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं लोग, वो अपने इंजेक्शन से अपनी आर्म में ड्रग्स इंसर्ट कर लेते हैं इंट्रावीनसली, है ना। अब वही नीडल उस पर्सन को अगर वो ड्रग्स उसको HIV है, इन्फेक्टेड है, उसको एड्स की प्रॉब्लम है, और वही सेम नीडल किसी और पर्सन ने यूज कर ली तो उसको भी वो डिजीज हो जाएगी, ठीक है। देन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, यानी कि ये वायरस प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे में भी पहुंच सकता है। तो अगर मदर को इन्फेक्शन है तो ये बच्चे को भी होगा, राइट। So these are the different ways by which the HIV is transmitted. So पहली बात ये है कि जो HIV एड्स है, HIV वायरस है या एड्स डिजीज है, इट डज नॉट स्प्रेड बाय मियर टच और फिजिकल कांटेक्ट। किसी को छू लेने से हमें ये डिजीज नहीं हो जाएगा, है ना, कि कोई पर्सन को अगर एड्स है अगर हम उसे टच करेंगे तो हमें वो डिजीज नहीं होगा। अभी बताया हमने कि बॉडी के फ्लूइड से ही ये फैल रहा है, तो टच करने से कैसे हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। सो इट spreads only through bloody fluids. It is hence imperative for physical and psychological well-being that the HIV/AIDS infected person are not isolated from family and society. तो उस जिसको भी पर्सन को ये डिजीज है तो उसको हमें अलग कर देना सोसाइटी से, दैट इज नॉट गुड, ओके। अब जब डिजीज होता है, ठीक है, जब जब भी कभी डिजीज हुआ, सपोज स्टार्टिंग में हुआ, जनवरी में हुआ, अब उसके सिम्टम्स जो हैं दे में टेक टाइम, राइट, इट में टेक फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू मेनी इयर्स। तो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है फ्यू मंथ्स से बहुत सालों तक इसके सिम्टम्स मतलब वेरी कर सकते हैं, कभी भी इसके जो सिम्टम्स है नजर आ सकते हैं, ओके। सो देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स, राइट। इन्फेक्शन हुआ, कब इन्फेक्शन हुआ और उसके सिम्टम्स कब नजर आए, उसमें टाइम लैग हो सकता है। कितना टाइम लैग हो सकता है, कुछ मंथ से बहुत सारे सालों तक का, सालों तक का, कितने साल, 5 to 10 months. Is it clear? Now, how this virus affect, how it enters, that we have seen कि body fluid से ही virus enter हो गया, अब ये अंदर कहाँ जा रहा है वो देखते हैं, ठीक है। So let us draw a cell here. देखिए ये एक मैक्रोफेज है, ठीक है, ये मैक्रोफेज सेल है ना। मैक्रोफेज सेल्स क्या होती हैं, जो भी जर्म्स वगैरह आते हैं उनको खा लेती हैं, तो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, राइट। और ये मैक्रोफेज का है न्यूक्लियस, ये हमारे सेल का न्यूक्लियस है, मैक्रोफेज सेल है उसका है ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये हो गया हमारा DNA, राइट। अब ये है यहाँ पे HIV वायरस, ठीक है। HIV वायरस का HIV वायरस के अंदर क्या है, RNA है, 2 RNA के स्ट्रैंड्स पड़े हैं, इसके साथ साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी पड़ी है। तो ये आ गया, एंटर हो गया हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी बॉडी से ये चला गया कहाँ पे, मैक्रोफेज सेल्स के पास। मैक्रोफेज सेल्स में इसने अपना RNA को डाल दिया अंदर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी आ गई जो कि इस RNA से क्या बना देगी, डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है, ये DNA बन जाता है। नाउ दिस DNA विल एंटर इन द न्यूक्लियस, और ये मिल जाता है हमारे DNA के साथ, ये हमारे DNA के साथ मिल जाता है, ओके। इंटरमिंगल्ड विद आवर DNA, हमारे DNA के साथ मिलने के बाद क्या करेगा, ये बनाएगा RNA, है ना, हमारे DNA से क्या बनेगा, बनेगा RNA,
आरएनए बाहर आ गया और कुछ प्रोटीन्स वगैरह भी बन जाएंगी, जो इसकी आउटर कोटिंग है ना वो भी बन जाएंगी। तो यहाँ से ये आरएनए जो बाहर आ गया है ये बनाएंगे और वायरसेस बन जाएंगे। ये आप कह सकते हैं बेबी वायरसेस हैं। बेबी तो नहीं है, बहुत ही खतरनाक वायरस है ये। तो ये है बेबी वायरसेस, राइट। नाउ दीज बेबी वायरसेस स्टार्ट इन्फेक्टिंग अदर सेल्स। ये बाहर आके और सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। साइमल्टेनियसली दे आल्सो इन्फेक्ट अवर टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। हेल्पर्स जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स, तो ये वहां भी चले जाते हैं, टी लिम्फोसाइट्स में भी चले जाते हैं। वहां पे भी ये सेम अपने बेबी वायरसेस बना लेते हैं। बहुत सारे वायरस बॉडी में बन जाते हैं और धीरे धीरे लिम्फोसाइट सेल्स हमारी बॉडी की खत्म होने लगती हैं। और वो सेल्स खत्म होने का मतलब है कि हमारा इम्यून सिस्टम इज गोइंग टू अफेक्ट, वो धीरे धीरे वीक हो जाता है और हमें छोटी से छोटी बीमारी लगनी शुरू हो जाती है। Is it clear? Now let's see the image which is given in the NCERT. So this is the retrovirus. HIV virus is a retrovirus, right? And this is macrophage. ये हमारी सेल है ना, जिसमें लिखा हुआ है एनिमल सेल। तो ये मान लीजिए मैक्रोफेज है या टी लिम्फोसाइट है ना। तो आप देख सकते हैं वायरस इन्फेक्ट नॉर्मल सेल। ये नॉर्मल सेल थी, इसमें आ गया वायरस। तो वायरस का आरएनए आ गया सेल के अंदर, ये आ गया आरएनए, ये है आरएनए इसका। वायरस का जो वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया, जिससे आरएनए से क्या बन गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया। ये है आपका डी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसका, वायरस का। अब ये इनकॉर्पोरेट कर जाएगा हमारे जीनोम के साथ। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए चला गया न्यूक्लियस के अंदर, ये सेल है हमारी, इसमें न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर चला गया और इसे इनकॉर्पोरेट कर गया। अब क्या होगा, न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्टेड सेल। ये इन्फेक्टेड सेल नए आरएनए, वायरस के आरएनए बनाना शुरू कर देगी और बहुत सारे वायरसेस बन जाएंगे, नए वायरसेस बन गए हैं। दे कैन इंफेक्ट अदर सेल्स, अब ये और सेल्स को इफेक्ट करना शुरू कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ जैसे कि मैंने बताया टी लिम्फोसाइट सेल हमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, है ना। लिम्फोसाइट सेल बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। टी लिम्फोसाइट्स कई तरह की होती है, हेल्पर, किलर, राइट। तो ये हेल्पर सेल्स होती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है धीरे धीरे करके, और तो पर्सन को स्टार्ट हो जाता है इन्फेक्शन, बहुत सारे इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम सच एज दो ड्यू टू बैक्टीरिया, स्पेशली ये सब एनसीईआरटी में दिए कि माइकोबैक्टीरियम एंटर हो गया, वायरसेस एंटर हो गए, फंगाई एंटर हो गई, पैरासाइट्स भी एंटर हो गए, जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मा है ना। टॉक्सोप्लाज्मा ये होता है जो कैट वैट के फेसेस से टॉक्सोप्लाज्मा स्प्रेड हो जाता है। तो आप देख सकते हो इजिली सारे जो पैथोजेंस है वो हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स हमारी बॉडी में नजर आएंगे। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स विल अपीयर, राइट। अब आप जानते हो कि एड्स का कोई क्योर तो है नहीं, तो प्रिवेंशन ही है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, भाई क्योर ही नहीं है ना। कुछ दवाइयाँ से क्या होता है, कुछ टाइम के लिए उसकी जिंदगी आप बढ़ा सकते हो, बट यू कैन नॉट प्रिवेंट द डेथ। डेथ तो होनी कन्फर्म होती है। तो एड्स से बचाव ही बहुत बड़ा स्टेप है। So now let's see the organization which are working to educate the people. People को पढ़ाने के लिए कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहे हैं। तो उनके इम्पोर्टेंट नेम आपको याद करने, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको एंड एनजीओ, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पहली है नाको से, एन से नेशनल एड्स control organization, national AIDS control organization, and non-governmental organization. They are doing a lot of efforts to educate the people. उन people को समझा रहे हैं कि कैसे एड्स फैलता है और कैसे हमें उससे बचाव करना है, ठीक है। बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोग्राम्स इन्होंने स्टार्ट किए हैं टू प्रिवेंट द spreading of HIV infection, making blood safe from the HIV, ensuring the use of only disposable needles and syringes, है ना। disposable needles नहीं, वापस आप यूज नहीं कर सकते, एक बार यूज हो गई needles तो यूज नहीं करनी चाहिए। then free distribution of condoms, controlling drug abuse,
advocating safe sex and promoting regular checkups for HIV in susceptible population. ओके, तो जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका जरूर HIV चेक होता है। HIV इन्फेक्शन है तो नहीं, क्योंकि बच्चे को होने के चांसेस होते हैं, राइट। सो व्हाट इज इट इज अ मेलेडी। मेलेडी मतलब एक डिजीज है ना, डिसऑर्डर है, दैट कैन ओनली बी टैकल, जिसे हम टैकल कर सकते हैं बाय द सोसाइटी एंड मेडिकल फ्रेटर्निटी एक्टिंग टुगेदर। इसमें आपको मेडिकल टीम की जरूरत है, सोसाइटी की भी जरूरत है, जिससे ये जो एड्स का वायरस है ये नहीं फैले। ओके, और दूसरी चीज, एड्स के इन्फेक्टेड पीपल जो होते हैं नीड्स हेल्प एंड सिंपैथी इंस्टेड ऑफ बीइंग शन्ड बाय द सोसाइटी। भाई इनको सिंपैथी की जरूरत है, क्योंकि भाई टच से थोड़ी ना करा रहे हैं वो, है ना, तो दे नीड सिंपैथी एंड नॉट शन्ड बाय द सोसाइटी। नाउ दिस इज अ टेस्ट ELISA। ELISA की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। एलिसा का जो एलिसा टेस्टिंग करता है एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन पता करता है। जैसे आप अगर आपकी बॉडी में HIV जो है एंटर कर गया, है ना, किसी की भी बॉडी में, नॉट इन योर्स, किसी की बॉडी में HIV एंटर कर गया, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या है, एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगी, है ना, उसको खत्म करने के लिए। तो वो टेस्टिंग की जाती है कि वो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर वो बन रहे हैं तो यानी कि इट मीन्स वी हैव दैट इन्फेक्शन, राइट। तो ये कुछ कलर चेंज होता है तो इससे पता लग जाता है कि एंटीबॉडीज बन रही है और वो इन्फेक्शन इज देयर इन अवर बॉडी। ओके, तो एलिसा से हम एड्स का पता लगा सकते हैं, यानी कि हम HIV वायरस का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज इज द कैंसर। ठीक है, कैंसर भी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, मोस्ट dreaded disease of human being and is a major cause of death all over the globe। बहुत ज्यादा डेथ होती है, आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज, कितने सारे सेलिब्रिटीज जो डेथ हुई है ड्यू टू कैंसर। More than a millions Indians suffer from a cancer and a large number of them die from it annually। Okay, हर साल millions of people die due to this disease called cancer। ना कैंसर क्या होता है, जगह अगर हम पेट्री डिश, ठीक है, पेट्री डिश एक कांच की प्लेट सी होती है, उसमें क्या करिए, नॉर्मल सेल्स की ग्रो कराएं। तो नॉर्मल सेल्स क्या होगी, नॉर्मल सेल्स जैसे ही ग्रो करेंगी और वो टच हो जाएंगी, चिपक जाएंगी एक दूसरे से, तो वो ग्रो फर्दर नहीं होंगी, दे विल नॉट ग्रो फर्दर एज यू कैन सी इन दिस नॉर्मल सेल्स है। तो यानी कि जैसे वो कांटेक्ट में आएंगी एक दूसरे के तो इनहिबिट हो जाएंगी, फर्दर दे विल नॉट ग्रो। बट कैंसर सेल्स का क्या फंडा है कि कैंसर सेल्स कांटेक्ट में आने के बाद भी उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मल्टी लेयर हो जाती हैं, और ग्रुप ऑफ सेल्स इस टाइप का आप देख सकते हो, क्लम्प सा बन जाता है, गुच्छा सा बन जाता है ना, पाइल, है ना, पाइल अप हो जाती है एक दूसरे के ऊपर। तो ये कैंसरस सेल्स होती हैं जो नो कांटेक्ट इनहिबिशन, आपने इनमें देखा कि कांटेक्ट होने के बाद, आपस में आने के बाद भी ये इनहिबिट नहीं होंगे, दे आर ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, राइट, एंड दे मेक अ ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर। So let's read this. Normal cells grow in a culture dish until they cover the surface. Okay? As a monolayer। तो आप देख सकते हो एक लेयर बन गई, पास में आ गई, तो वो उन्होंने फिर फर्दर स्टॉप हो गई, रुक गई, फर्दर ग्रो नहीं हुई। बट कैंसर सेल्स ग्रो इन मल्टी लेयर्ड क्लाउड्स। कैंसर सेल्स जो आप देख रहे हैं कि कितनी सारी लेयर में बनती जा रही हैं, क्लम्प बन गया है, पाइल अप हो गई है, वन अबाउट दी अदर। सो कैंसर सेल्स show cancerous cell show no contact inhibition, right? Cancer is of two types, benign and malignant। ठीक है, बेनाइन जो कैंसर होता है इट इज नॉट दैट मच हार्मफुल बिकॉज इट रिमेन टू दैट पर्टिकुलर एरिया, जहाँ पे हुआ पर्टिकुलर टिश्यू जहाँ भी हुआ है वहीं पर रहेगा, ये इट विल नॉट स्प्रेड। बट मैलिग्नेंट विल स्प्रेड, इट विल स्प्रेड, जहाँ पे हुआ है वहाँ तो है ही, वहां से कुछ सेल्स स्लोड ऑफ हो जाएंगे, टूट के गुच्छा ब्लड के थ्रू कहीं और चला जाएगा और फिर वहां पे नया कैंसर बन जाएगा। तो ये जो है सेल्स जगह जगह जाके कैंसर फैला रही है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस।
ठीक है, benign tumor, benign cancer is not that much harmful, but malignant is very very dreadful, right? Now let's read this paragraph. So we have seen normal cells show a property called contact inhibition. अभी हमने देखा by virtue of which contact with other cells inhibit their uncontrolled growth. तो contact में आने के बाद उनकी growth जो है बंद हो जाती है, लेकिन कैंसर सेल्स में ऐसा नहीं है, ये उनकी ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो चुकी है। ओके, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है, गिव राइज टू मासेस ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स के कुछ को हम क्या बोलेंगे, ट्यूमर बोलेंगे। अब बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, नॉर्मली remain confined to their original location, जहां हुआ है वहीं पर रहेगा, and do not spread to other parts, ठीक है, दूसरी जगह पे नहीं जा रहा है तो ज्यादा डैमेज नहीं होता है। लेकिन malignant tumor are on the other hand are mass of proliferating cells जो फैल रही हैं, और इनको नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स भी बोलते हैं। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, नियोप्लास्टिक, ठीक है। दिस सेल्स ग्रो वेरी वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से फैल रही है, और invade and damaging other also surrounding normal tissue also, and you know they cells grow, they also starve the normal cells by competing for vital nutrients। अब ये सेल्स जो जल्दी जल्दी ग्रो हो रही है, और जो नॉर्मल सेल्स थी जो आराम से ग्रो हो रही थी, उनसे भी न्यूट्रिशन क्या होंगे, ले लेंगे, उनका भी न्यूट्रिशन यही सेल्स ले लेते हैं। ओके, तो जो नॉर्मल सेल्स है वो डिस्ट्रॉय होती जाती है। Now, the cells flowed off from such tumors reach distinct site through blood, ठीक है, वहां से टूट के अगर कहीं पर्टिकुलर जगह पे ट्यूमर बन गया, वहां से सेल्स हट गई, टूट गई और चली ब्लड के थ्रू कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट में, और वहां पे उन्होंने नया ट्यूमर बना दिया। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। ओके, इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर की। सो दिस इज क्लियर। नाउ दीज आर द डिटेक्शन टेक्निक्स, है ना, कैसे आप पता लगाएंगे कि कैंसर है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सही है। सो फर्स्ट इज द ब्लड एंड बोन मैरो, ठीक है, ब्लड सेल्स निकाली जाती है, पता किया जाता है कि किस तरीके से वो प्रॉपर्टी शो कर रही है, एबनॉर्मल ग्रोथ है या ये नॉर्मल है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द बायोप्सी, बायोप्सी में कोई भी टिश्यू निकाला जाता है, टंग पे कैंसर हो गया तो टंग से टिश्यू निकाल लिया जाएगा, उसको एग्जामिन किया जाएगा, बायोप्सी हो गया। देन थर्ड इज रेडियोग्राफी, इसमें एक्स रेज का यूज किया जाता है। आई शो यू द इमेज, यू कैन सी, इस बंदे को अंदर ले जाया जाएगा और इसकी इमेज बनाई जाएगी इंटरनल ऑर्गन्स की, ओके, और इसमें एक्सरेज यूज होती हैं। देन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसमें भी एक्सरेज यूज होंगी, है ना। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई, ठीक है, ये होता है सीटी स्कैन, ये एमआरआई स्कैन, ओके। देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज पता लगाते हैं बॉडी में, ये एंटीबॉडीज तो नहीं बन रही, अगर बढ़ रही है तो कैंसर होने की वो चांसेस है, पर्टिकुलर एंटीबॉडीज जो इसके अगेंस्ट बन रही है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन क्या है, डिफरेंस क्या है, देखो सीटी स्कैन में क्या है, एक्सरेज यूज होती है, लेकिन एमआरआई स्कैन में मैग्नेटिक फील्ड्स यूज होते हैं और रेडियो वेव्स यूज होती है, ये डिफरेंस है मेन, है ना। होता तो दोनों में ही स्कैनिंग हो रही है ना बॉडी के ऑर्गन्स की, दोनों में ही स्कैनिंग हो रही है, लेकिन सीटी स्कैन में एक्सरेज यूज होके हो रही है, एमआरआई स्कैन में मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो वेव्स यूज हो रही हैं। एक्सरेज ज्यादा हार्मफुल होती है एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। और जो सीटी स्कैन है वो कंपैरेटिवली ज्यादा महंगा नहीं है, इट इज लाइक एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू एमआरआई स्कैन, ज्यादा सीटी स्कैन यूज किया जाता है क्योंकि वो बहुत महंगा होता है एमआरआई स्कैन, राइट। नाउ हियर आर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर को ट्रीट करने के तरीके क्या हैं, पहला है सर्जरी, सर्जरी से वो जहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे कैंसर है उस पार्ट, उस सेल्स को बाहर निकाल दो। देन इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, अल्फा इंटरफेरॉन्स लिए जाते हैं, ठीक है। अभी हम ये आगे भी पढ़ेंगे कि हमें जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारे आसपास की जो सेल्स होती है ना, इननेट इम्यूनिटी होती है जो बर्थ से ही मिलती है ना, तो वहाँ के आसपास के सेल्स ये अल्फा इंटरफेरॉन्स बनता है, इससे क्या है, साइटोकाइनिन एक प्रोटीन है, पेप्टाइड है, वो बनता है, ओके। तो इम्यूनोथेरेपी जो है दी जाती है। देन रेडियोग्राफी एंड कीमोथेरेपी, इसमें ड्रग्स दी जाती है, कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स दी जाती है ना, राइट। तो आप कैसे याद रखेंगे, सर से याद रखेंगे, सर, SIR, चुप,
सर चुप। तो SIR, SS surgery, immunotherapy, radiography, and chemotherapy. So these are the ways by which we can treat the cancer. ठीक है। अब आते हैं एलर्जी पे। आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि कोई क्या होता है, कभी कभी किसी को सडनली स्नीजिंग छींकना शुरू हो जाता है, डस्ट आ रही है, धूल मिट्टी बहुत हो रही है, उससे स्नीजिंग होने लग गई, परफ्यूम की स्मेल आई, छींकना शुरू हो गया। तो हमने बहुत नोटिस किया होगा ऐसा क्यों हो रहा है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द एलर्जी ड्यू टू दैट पर्टिकुलर एलर्जन। ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस जो एलर्जन हो सकता है। एलर्जेंस में आपके नाम इसमें दिए हैं। एलर्जेंस के लिए माइट्स इन द डस्ट, पॉलन्स, एनिमल डेंडर, एनिमल की स्किन वगैरह होती है ना, वो निकल जाती है, झड़ जाती है, ड्राई स्किन, तो उसको एनिमल डेंडर बोलते हैं। माइट्स इन द डस्ट, छोटी छोटी माइट्स होती है डस्ट में, मिट्टी में, वो हमें ऐसे नहीं दिखेंगे, तो माइट्स मतलब छोटी छोटी कीड़े टाइप, तो वो एलर्जी कॉज कर सकते हैं। पॉलन, पॉलन वेन्स आप जानते हो, प्लांट से फ्लावर से निकल के आते हैं ना। तो ये कुछ एलर्जेंस हैं, कॉमन एलर्जेंस हैं। तो एलर्जी क्या है? Exaggerated response of our immune system to certain antigens present in the environment. अब ये सब क्या है? Mites in dust, pollens, ये सब एंटीजन का काम करेंगे, है ना। तो ये फॉरेन एंटीजन है, एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में चले गए, तो हमारी बॉडी इनके अगेंस्ट एक रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, उसको हम बोलेंगे एलर्जी हो गई है ना। दैट इज फॉर वी कॉल एलर्जी। ओके। अब इसके सिम्टम्स क्या है? किसी को एलर्जी है तो उसके सिम्टम्स क्या नजर आएंगे आपको? छींकना शुरू कर देगा, आंखों में से पानी आ जाएगा, है ना, रनिंग नोज, नाक में से पानी, सांस लेने में दिक्कत होगी उसको। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं, जिस पर्सन को एलर्जी होती है वो ये सब सिम्टम्स शो करता है। एंड एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ये मस्ट सेल्स होते हैं हमारे टिश्यूज में, कुछ मस्ट सेल्स होती हैं, है ना। इन सेल से हिस्टामिन और सेरोटोनिन नाम का केमिकल निकलता है, तो इन केमिकल का रिलीज होने से एलर्जी होती है। अब फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, अब हमें पता लगाना है कि उस पेशेंट को एलर्जी है या नहीं है। तो पेशेंट को एक्सपोज किया जाता है स्मॉल डोजेज ऑफ पॉसिबल एलर्जन। जैसे सपोज हमें पॉलन से एलर्जी है, थोड़े से बहुत पॉलन उसको उसको आसपास डाले जाएंगे, जिससे पता लगा कि पॉलन से ही एलर्जी है या माइट से एलर्जी है, किस चीज से उसको एलर्जी है। फिर इसके अगेंस्ट एंटी हिस्टामिन ड्रग्स दिए जाते हैं, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स, ये सब ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे वो एलर्जी कम हो जाए। ओके। और आजकल कुछ ज्यादा ही एलर्जी होती है बच्चों को। आप देख रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप देखेंगे कि बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है। बच्चों को बहुत सेफ जोन में रखा जाता है, भाई बंद कमरे में, जहाँ वो किसी चीज के टच में आ नहीं रहा है, तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है, कुछ भी चीज उसके कांटेक्ट में आएगी उसको एलर्जी हो जाएगी, राइट। तो इम्यून सिस्टम हमें अपना स्ट्रॉन्ग करना है। यू हैव टू बी केयरफुल वॉट एवर यू आर डूइंग, राइट। So this is all about for today. Thank you for watching my video. And if you seriously like my video, please subscribe my channel and hit the bell icon. And if you have any difficulty in any topic, just let me know. Thank you.